Goal, nation's leading institute. Hello my dear students, myself Saurabh Kumar, Chemistry Faculty, Goal Institute. I am going to discuss Organic Chemistry part of AITS Flashback 4. Organic Chemistry के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 53. बहुत ही आसान, इससे पहले भी मेन टेस्ट में आपको आ चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, और इसका नाम है इथॉक्सीबेंजीन या इसी को हम लोग फेनिटोल कहते हैं, और फेनिटोल का रिएक्शन HBr के साथ दिया है. इसको मैं आपको पहले शॉर्टकट तरीका से बताता हूँ, फिर इसका मैकेनिज्म भी बता सकता हूँ, ठीक है. तो इसमें आपको दिया हुआ है O and C2H5, एक साइड है फिनाइल, एक साइड है C2H5. आप खुद सोच करके देखो कि ये बॉन्ड किस डायरेक्शन से ब्रेक हो सकता है. पहले इसके बारे में हम लोगों को सोचना है, आंसर तुरंत आ जाएगा. HBr को पहले ब्रेक कर लिया H प्लस Br माइनस में. अब तुम देखो, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है इधर कंजुगेटेड है फिनाइल के पाई बॉन्ड के साथ, लोन पेयर सिंगल डबल. और जब ये कंजुगेटेड हो गया, यहां पर होगा पार्शियल डबल बॉन्ड. इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ना इस फिनाइल के साथ, वो ब्रेक नहीं होगा, वो ब्रेक होगा इथाइल के साथ, जो है वो बॉन्ड ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है. यानी इधर से आप ब्रेक करोगे इसको, तो ये O माइनस के ऊपर H प्लस को ऐड कर दो, और H प्लस को जब ऐड करते हो आप तो फॉर्मेशन कर देगा ये फिनॉल, एंड साथ में Br इस इथाइल के साथ चला जाएगा. यानी कि फॉर्मेशन जो करेंगे ना CH3 और CH2, नहीं तो CH3 CH2 एंड Br, इसको हम लोग ब्रोमो इथेन या फिर इथाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं. इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो आंसर इसका 53 का 1 आ जाएगा. क्लियर है. अगर मैं इसके मैकेनिज्म से आप लोगों को बताऊं, ये तो शॉर्टकट तरीका हो गया कि इस बॉन्ड को उस डायरेक्शन से ब्रेक करेंगे जहां पे कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है. जिस डायरेक्शन में रेजोनेंस हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, उस डायरेक्शन से ब्रेक नहीं हो सकता है. एक तो ये तरीका आपने सीखा. दूसरा तरीका इसको बनाने का ये भी हो सकता है, कंप्लीट अगर मैकेनिज्म लेकर के आप चलो, कि जब इस तरीके से हम लोगों को एक साइड फिनाइल दिया हुआ है, दूसरे साइड इथाइल दिया हुआ है, और इसका रिएक्शन अगर आप HBr के साथ करते हो, रिएक्शन का पाथवे इसमें SN2 होगा. ओके, अब करना क्या है, सबसे पहले आपको पता है ये जो बॉन्ड है ना ऐसे एकाएक टूट नहीं जाता है. कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता नहीं है. तो पहले ईथर का जो लोन पेयर है H प्लस को पिक करता है, Br माइनस को बाहर करता है, जिसके कारण इसमें जो बनेगा ऑक्सीजन के ऊपर 3 बॉन्ड, और जैसे ऑक्सीजन पे 3 बॉन्ड बन गया तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज. अब ये गुड लिविंग ग्रुप का काम करेगा. लेकिन अब Br माइनस किस डायरेक्शन से अटैक करेगा ये आप समझ सकते हो. ये Br माइनस यहां अटैक करेगा, इधर से अटैक नहीं कर सकता है, फिनाइल पे अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि फिनाइल में आप देख सकते हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ऑलरेडी यहां पे, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी पहले से है तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन और Br माइनस के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इधर से अटैक नहीं कर सकता है. ठीक है, ये अल्फा अनसेचुरेशन है. तो अल्फा अनसेचुरेशन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर डायरेक्टली अटैच्ड होता है लिविंग ग्रुप, उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो सकता है, इसलिए इस डायरेक्शन से अटैक होगा. और ये ओपन होकर के फिर से देखते हो अगर मैकेनिज्म से भी आप, तो ये फॉर्मेशन करता है फिनॉल, एंड साथ में फॉर्मेशन कर देता है इथाइल ब्रोमाइड. ये आप लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम वगैरह में लिखना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर हम लोगों को कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक लाइन में चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो तुरंत आपको सोचना पड़ेगा कि इधर से बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकता है, क्योंकि इधर से अगर हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो वो पार्शियल डबल बॉन्ड है, तो बॉन्ड टूटेगा O और C2H5 के बीच में, और Br माइनस जाएगा C2H5 के ऊपर. और जो ईथर का ऑक्सीजन, याद रखिएगा हमेशा इस बातों को, जिस ईथर का ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड हो जाता है, उधर से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा. वो ऑलवेज ऑक्सीजन HBr HCl HI का जो भी रहेगा H प्लस लेकर के वो बना देगा OH. तो ये O जो है इसके साथ रह जाएगा OH के रूप में, और इधर ये इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल Br माइनस अटैक करके फॉर्मेशन करेगा इथाइल ब्रोमाइड. 53 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिया है 54. ये तो आपको NCERT में जो है ना एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर, उसमें एक बॉक्स में दिया हुआ है pK का वैल्यू, और एक तरफ लिखा हुआ है एसिड, वहीं से लिया गया है. तो ये सब डेटा याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप दिमाग लगा करके सोच सकते हो खुद. कैसे? तो होता यह है कि एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम लोगों को पूछे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग जानते हैं K का होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल PK का होता है.
तो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका पीके का वैल्यू कम होगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एसिडिक स्ट्रेंथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो दिया हुआ है उसमें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का होगा, क्योंकि इस ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में ऑर्थो पोजीशन पर NO2 का -M और -I इफेक्ट लगता है। ठीक है, तो ऑर्थो पे NO2 का -M -I लगता है, जिसके कारण ये ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बाद हो जाएगा तुमको फिनॉल, फिनॉल मोर एसिडिक होगा। उसके बाद हम लोगों को ऑर्थोक्रिशॉल हो जाएगा। ऑर्थोक्रिशॉल का मतलब इसमें हो गया ऑर्थो पे एक मिथाइल, और सबसे कम एसिडिक एक इथेनॉल दिया हुआ है, तो इथाइल अल्कोहल यहाँ पे सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। अब जानते हो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि फिनॉल का जो कंजुगेट बेस बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनता है, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस होता है फिनॉल का। अब बातें करते हैं यहाँ पर जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका पीके का वैल्यू सबसे कम होगा। तो आप देखो यहाँ पर पीके का वैल्यू सबसे कम कौन सा है, वैल्यू 7.2 है, तो 7.2 हो जाएगा यहाँ पर। जो सबसे ज्यादा एसिडिक है उसका पीके का वैल्यू जो गिवन है उसमें देखो सबसे कम किसका है। उसके बाद सेकंड नंबर पे देख लो, तो सेकंड नंबर पे आता है वो 10 दिया हुआ है, तो 10 आ जाएगा इसमें, वो आ जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद आपको ऑर्थोक्रिशॉल है, तो ऑर्थोक्रिशॉल का हो जाएगा पीके का वैल्यू 10.2 हो जाएगा, अरेंज कर देना है बस। उसके बाद आपको पता चल जाएगा इथेनॉल अल्कोहल है, इथेनॉल सबसे कम एसिडिक है, तो उसका पीके का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। इस चारों में देखो दिया हुआ सबसे ज्यादा पीके का वैल्यू कौन सा है, तो 15.9 है। तो अगर आपको याद नहीं भी है, इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल करके और अरेंज कर दो पीके का वैल्यू। इतना क्या है सोचना, रटने की जरूरत थोड़ी ना है। अब आप मैच करा लो, तो ए का हो जाएगा 3, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 2 and 3 आ रहा है, गुड। तो फर्स्ट एंड 4 ऑप्शन को पहले हटा दो। फिर फिनॉल यानी कि बी का आ जाएगा तुमको 1, तो बी का 1 आ रहा है सिर्फ थर्ड ऑप्शन में, बस यहीं पे आप लोग यहाँ पे टिक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर यहाँ पे थर्ड आ जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल करके और फिर हम लोगों को अरेंज कर देना चाहिए, ठीक है, कि एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल पीके वैल्यू का, तो अरेंज कर सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 57, द इनकरेक्ट मैचिंग पेयर इज। बहुत आसान है, नोमेनक्लेचर से लिया गया है। मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी लोगों ने बनाया होगा, बिल्कुल सभी लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन ही है। कह रहा है कि अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, क्या ये है? बिल्कुल है, क्योंकि एल्डिहाइड जहां अटैच्ड है उसको हम लोग क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे। तो अल्फा पे मिथॉक्सी है, OCH3 को मिथॉक्सी कहते हैं, तो अल्फा मिथॉक्सी प्रोपियोनल डिहाइड, क्योंकि पैरेंट चेन 3 कार्बन का है, करेक्ट है। और ये देखो, ये इधर सेकेंडरी ब्यूटाइल ये है, और ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, CH3 CH CH2 CH2, तो CH3 CH CH2 CH3 CH3, और यहाँ पे एक थोड़ा सा H मिसिंग है, एक H यहाँ पे होना चाहिए था, उतना तो आप समझ सकते हो, बैलेंस करने के लिए एक H रहता है। CH3 CH CH2 CH3, तो ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन इसको हम लोग कह सकते हैं, ये करेक्ट है। 4-ऑक्सीपेंटेनल ये गलत कह रहा है, ये कहां से आ गया, यही तो इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है, वही तो हम लोगों को पूछ रहा है ना। और 4-फ्लोरोएसीटोफेनॉन, तो इतना ये जो रहता है इसको हम लोग एसीटोफेनॉन कहते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये मतलब बेंजीन रिंग के साथ COCH3 रहता है, उसको एसीटोफेनॉन कहते हैं। और फोर्थ पोजीशन पे फ्लोरो दिया हुआ है, यानी कि 4-फ्लोरोएसीटोफेनॉन, ये तो करेक्ट कह रहा है। और ये डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ये बिल्कुल करेक्ट कह रहा है, और ये भी करेक्ट कह रहा है। तो इनकरेक्ट हो गया 4-ऑक्सीपेंटेनल, क्योंकि इसके केस में नंबरिंग यहां से होगा 1 2 3 and 4 होगा, क्योंकि 1 पे अल्कोहल आ रहा है, 2 पे यहां आ रहा है आपको कीटोन जो कि सीनियर है। इस तरह से नंबरिंग इधर से होगा, 4-ऑक्सीपेंटेनल कहना गलत है, साफ साफ गलत है, इसलिए 57 का आंसर थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे चलो। 57 के बाद 62, 4-मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, ओके, कैन बी इजिली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ZnHgHCl to 2-मिथाइल पेंटेन। अरे इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं, और नहीं तो क्या। तो 2-मिथाइल पेंटेन 2 ऑन, 4-मिथाइल है ना, पेंटेन 2 ऑन कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा स्टूडेंट, जिसमें कि तुम लोग कहोगे 2 पे है ऑन, C+O सेकेंड कार्बन पे रख देता हूं, और 1 2 3 4 पे है मिथाइल, ये रख देता हूं, और ये हो गया 5th कार्बन। ओके, 1 2 3 4 5, 4-मिथाइल पेंटेन 2 ऑन। इसमें आपको रिडक्शन करना है जिंक एमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, मतलब क्लेमेंसन रिडक्शन।
इसमें होता क्या है, जो भी C डबल बॉन्ड O होता है ना स्टूडेंट, इसको कन्वर्ट करना होता है सिर्फ CH2 में, बात खत्म। यही तो होता है, यानी कि जो C डबल बॉन्ड O हम लोगों को सेकेंड पोजीशन पे है उसको बस CH2 में कन्वर्ट करना है, और बाद बाकी जो जहां है उसको वहीं पे आपको रखने हैं। अब इसमें देखो पैरेंट चेन का नंबरिंग इधर से होगा राइट साइड से, क्योंकि सेकंड पे मिल जाएगा हमको मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट 3, 4 एंड 5। इसका नेम अगर हम लोगों से पूछा तो 2 मिथाइल पेंटेन, तो 2 मिथाइल पेंटेन का फॉर्मेशन हो गया। एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है कि 4 मिथाइल 1 2 3 4 5 4 मिथाइल पेंटेन 2 ऑन कैन बी इजीली रिड्यूस्ड बाय यूजिंग जिंक एमलगम HCl टू 2 मिथाइल पेंटेन, करेक्ट। उसके बाद रीजन में कह रहा है कि जिंक एमलगम HCl इज यूज्ड टू रिड्यूस कार्बोनिल ग्रुप टू CH2 ग्रुप, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन हो जाएगा। तो 62 का आंसर यहां पे आपको जो आना चाहिए 1 आ जाना चाहिए, करेक्ट है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और आप जानते हो मैंने आप लोगों को मीन टेस्ट वाला सॉल्यूशन में भी बताया था, अगर आप मीन टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं देखे हो तो एक बार आप देख सकते हो। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ओके, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, एस्टेरिक हिंड्रेंस के, ओके। ये हम लोगों को देखना होता है एस्टेरिक हिंड्रेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जब भी आपसे पूछे जाएं तो जनरली यही होता है कि कीटोन का कम होता है, एल्डिहाइड का ज्यादा होता है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कीटोन में कम हो जाता है, किसके रिस्पेक्ट में, एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। ऐसा पूछेगा क्यों होता है, इसका रीजन सिंपल सा है कि कीटोन में एस्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, दोनों साइड एल्काइल होता है, साथ ही साथ प्लस आई भी ज्यादा लगता है। लेकिन एल्डिहाइड में कम से कम एक साइड हाइड्रोजन होता है, दूसरे साइड एल्काइल होता है। आप समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक साइड होता है एल्काइल, दूसरे साइड हाइड्रोजन होता है, इसलिए एस्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है एल्डिहाइड में। इसलिए जनरली हम लोग यही कहते हैं कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड का ज्यादा होगा कीटोन से। यहां ऑप्शन में देखोगे तो एक है एसीटोफेनॉन, जहां तक मुझे दिख रहा है, तो एसीटोफेनॉन जो है वो कीटोन है, तो कीटोन का तो सबसे कम हो जाएगा। बाद बाकी सब है पाराटोल्युल्डिहाइड, एल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है, पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड है। तो पाराटोल्युल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड वो एल्डिहाइड है और एसीटोफेनॉन कीटोन है। तो सबसे कम यहां पे कौन सा रिएक्टिव होगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ सबसे कम रिएक्टिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एसीटोफेनॉन होगा। तो एसीटोफेनॉन देखो किस ऑप्शन में सबसे कम दिया हुआ है यहां पे, क्योंकि पूछ रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटा से बड़ा। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जो सबसे कम रिएक्टिव है उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद बढ़ते हुए जाएंगे। तो एसीटोफेनॉन मात्र एक ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो है सेकंड ऑप्शन, इसलिए 64 का आंसर यहां पे सेकंड हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है, बताता हूं कैसे। ये तो आपने यहां तक अभी देख लिया, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस्टेरिक हिंड्रेंस के होते हैं, ओके। अब देखो होता क्या है एसीटोफेनॉन में, एसीटोफेनॉन का मतलब हो गया इस रिंग के साथ C डबल बॉन्ड O एंड यहां पे होगा इसमें CH3, ऐसा होगा। अब ये सबसे कम रिएक्टिव होगा कि कीटोन है। उसके बाद तुमको एसीटोफेनॉन के बाद पाराटोल्युल्डिहाइड, बताता हूं इसका रीजन क्या है। यहां पे एल्डिहाइड हो गया और पारा पे मिथाइल हो गया, तो पारा पे जो मिथाइल होता है उसी को कहते हैं पाराटोल्युल्डिहाइड कहते हैं। उसके बाद आपको आ जाएगा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहां पे C डबल बॉन्ड O के साथ H है, बाद बाकी ऑर्थोमेटा पारा पे कुछ नहीं है। उसके बाद सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा स्टूडेंट, उसमें हम लोग कहेंगे पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो इसमें एल्डिहाइड को लगा दो, पारा पोजीशन पर NO2 को लगा दो। एक तो कॉन्सेप्ट आपको बताया रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एस्टेरिक हिंड्रेंस का होता है। दूसरा एक और देख लो कि जब सारे के सारे एल्डिहाइड हो गए तो रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल -I - M का होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल +I + M का होता है, ठीक है। क्योंकि -I - M क्या करता है कि एल्डिहाइड के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, और इलेक्ट्रोफिलिसिटी अगर ज्यादा होगा तो न्यूक्लियोफाइल का अट्रैक्शन फास्ट हो सकता है। इसलिए आप यहां पे देखोगे तो पारा पोजीशन पे जो लगा हुआ है वो +I एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन शो करता है मिथाइल ग्रुप, और इसके पारा पे कुछ नहीं है और इसके पारा पे
-M और -I लगता है, तो पारा पे NO2 का -M -I दोनों लगता है, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पे पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड होगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, क्योंकि पारा पे कुछ नहीं है, और फिर पारा टॉलल्डिहाइड होगा, और ये तीनों एल्डिहाइड है, इसलिए ये ज्यादा रिएक्टिव होता है कंपेयर टू कीटोन यानी कि एसीटोफेनॉन। तो देख लेना, बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन है आपके लिए और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से समझ करके ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है ये। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 64 के बाद 72 है। 72 आसान क्वेश्चन है। द एडजॉर्बेंट यूज्ड इन एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज आर। आपने जब एनसीईआरटी पढ़ा होगा, 11th वाला वॉल्यूम आप पढ़ोगे तो उसमें आपको दिखेगा क्रोमेटोग्राफी में कि सिलिका जेल और एल्यूमिना, यही दोनों का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो एडजॉर्बेंट के रूप में करते हैं, और तो कुछ होगा नहीं। 72 का आंसर यहां पे होगा 4। ओके, ए एंड बी बोथ हो जाएगा। सिलिका जेल एल्यूमिना दोनों एडजॉर्बेंट के रूप में इस्तेमाल होता है, इसमें डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है यहां पर। नेक्स्ट आते हैं, एन एल्कीन हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C9H18 ऑन ओजोलाइसिस गिव्स 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल, ओके, एंड 2-ब्यूटानॉन द एल्कीन इज। इस टाइप के क्वेश्चन भी पहले हम लोगों ने मीन टेस्ट में देखा है, कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं आपको सिखाता हूं। देखो करना क्या है, क्या बनता है यहां पर कह रहा है 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल और एक है 2-ब्यूटानॉन। तो जो बन रहा है उसको लिख दो पहले। तो 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल तो अपने आप एल्कीन आ जाएगा। तुरंत शॉर्टकट में आपको बताते हैं, सारे ऑप्शन को यहां पर बार बार सॉल्व करके देखना नहीं है। ये हो गया 1 2 3 यानी 2,2-डाइमिथाइल प्रोपेनल 1 2 3, और उसके बाद है 2-ब्यूटानॉन। तो 2-ब्यूटानॉन कहने का मतलब ये CH3 CH2 एंड CH3 देख लो 1 2 3 4 यानी कि 2-ब्यूटानॉन, और इसमें से O2 निकाल दो। जहां से O2 को निकाला उसी दोनों कार्बन को आपस में कंबाइंड कर दो। तो कंबाइन करने के बाद इसमें तुम लोगों को दिखेगा CH3 एंड CH3 इस तरीके से, एंड CH के साथ डबल बॉन्ड C एंड CH3 और CH2 CH3। जो एल्कीन बना उसका आईपीसी नेम आप लिख लो। तो आईपीसी नेम क्या होगा इसका, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। तो 2 2 4 ट्राइमिथाइल और 6 कार्बन का पैरेंट चेन है स्टूडेंट, तो लिखोगे हेक्स, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 3 पे है तो लिखोगे लास्ट में 3 इन। ऐसा देखो कोई ऑप्शन है क्या, 2 2 4 ट्राइमिथाइल हेक्स 3 इन मैंने लिखा है, और यहां पे फर्स्ट ऑप्शन में 3 हेक्सिन लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पे हो जाएगा 2 2 4 ट्राइमिथाइल 3 हेक्सिन लिखो, चाहे हेक्स 3 इन लिखो, बात बराबर है। और कोई ऐसा तो है नहीं, बात बाकी सब इनकरेक्ट है। यहाँ पे 74 का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे कि किस एल्कीन का ओजोलाइसिस करने के बाद ये सब बन सकता है, तो आपको इसी तरीके से आमने सामने दोनों को लिख करके O2 को निकाल करके, जहां से O2 को आपने निकाला है वहां से आपस में ऐड करके डबल बॉन्ड बना दीजिए, और जो एल्कीन आता है वो आईपीसी नेम आप इसका लिख दीजिए। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 पे आता है डबल बॉन्ड, इधर से भी 1 2 3 पे आता है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड दोनों डायरेक्शन से सेम पोजीशन पर आता है, तो इधर से 2 पे कुछ नहीं मिलता है, इधर से 2 पे मिलता है सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट साइड से हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? बिल्कुल बिल्कुल सही। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 77 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर टुवर्ड्स यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो स्टूडेंट, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब हुआ SN1 की बात कर रहा है। तो रेट ऑफ SN1 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वो होते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। बस यही तुम लोगों को देखना था, और कोई विशेष बात तो है ही नहीं। यहाँ पर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना करके देख लो किसका मोर स्टेबल होता है, बात खत्म। सबसे फर्स्ट हम लोगों को जो दिए हुए हैं ए में वो है फिनाइल, और फिनाइल के साथ इसमें 2 मिथाइल है, तो 2 मिथाइल यहाँ पे रहेगा, और ब्रोमीन को हटाओगे तो ब्रोमीन को यहाँ से हटाओगे तो बनेगा कार्बोकेटाइन। ये हो गया ए। उसके बाद बी हम लोगों को जो दिया हुआ है स्टूडेंट CH3 CH2 एंड CH3, ये तो आपको दिया हुआ है सेकेंडरी। इसमें Br को हटाओगे यहां बनेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ओके, और ये हो गया बी। सी में भी हम लोगों को दिया हुआ है टर्सरी, तो CH3 CH3 एंड CH3, और इसमें ब्रोमीन है, इसको बाहर करोगे तो बनेगा टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ओके, 9 अल्फा H वाला। ये हो गया सी।
और डी नंबर में देखोगे ना तो फिर से सेकेंडरी है, लेकिन यहां पे लिविंग ग्रुप क्लोरीन है, तो लिविंग ग्रुप क्लोरीन पुअर होता है कंपेयर टू ब्रोमीन, तो लिविंग ग्रुप को निकलने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो क्लोरीन को हटाओगे तो यहां बनेगा कार्बोकैटायन डी। ये तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सबसे कम रिएक्टिव यहां पे डी होगा, क्योंकि डी में क्लोरीन है लिविंग ग्रुप, जो कि सबसे पुअर लिविंग ग्रुप है, जो ब्रोमीन और क्लोरीन है उसके रिस्पेक्ट में। तो अब इसमें क्या करना है कि ब्रोमीन यहां भी है, ब्रोमीन यहां भी है, ब्रोमीन यहां भी है, ये भी टर्सरी है, ये भी टर्सरी है, तो ए एंड सी ज्यादा रिएक्टिव होगा बी से, अब बी ज्यादा रिएक्टिव होगा डी से, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब देखते हैं ए और सी में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका होगा, तो रेट ऑफ SN1 अपने आप पता चल जाएगा कि ये टर्सरी है ए वाला और सी वाला भी टर्सरी है। SN1 में जानते हो टर्सरी ज्यादा रिएक्टिव होता है सेकेंडरी से, लेकिन कार्बोकैटायन यहां पर देखोगे तो 3 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, पॉजिटिव सिंगल डबल, साथ ही साथ 2 मिथाइल का प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है, तो 6 अल्फा एच के द्वारा हाइपर कंजुगेशन भी है और 2 मिथाइल का प्लस आई भी लग रहा है, तो ये कार्बोकैटायन होगा ज्यादा स्टेबल, क्योंकि यहां पर हो रहा है हाइपर कंजुगेशन और प्लस आई 2 मिथाइल का और 3 पाई बॉन्ड के साथ पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस। यहां पर अल्फा एच का नंबर देखोगे तो कितने हो रहे हैं, 9 हो रहा है, तो 9 अल्फा एच यहां पर है, तो ये थोड़ा सा इसके रिस्पेक्ट में कम स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन भी है, प्लस आई भी है और रेजोनेंस भी है। अगर सिर्फ यहां पे होता फिनाइल के साथ CH2 प्लस, तब होता है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन 9 अल्फा एच वाला मोर स्टेबल, लेकिन यहां ऐसा नहीं है, 2 मिथाइल भी लगा दिया, इसके कारण यही कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा ए वाला और सी वाला कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा ए, उसके बाद होगा स्टूडेंट यहां पर सी, उसके बाद सेकेंडरी है तो बी और सबसे कम रिएक्टिव होगा डी, क्योंकि यहां पे लिविंग ग्रुप सबसे पुअर है। तो देख लो ए सी बी डी, 77 का आंसर यहां पे तुमको हो जाएगा 1। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं और 78 बहुत आसान क्वेश्चन, तुरंत आपको बताता हूं। देखो 78 में करना क्या है, 78 नंबर क्वेश्चन में आपको लिखा है साइक्लोपेंटानॉन, और साइक्लोपेंटानॉन का रिएक्शन डाइल्यूट KOH के साथ दिया है और हीट लिखा हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। क्या करो तुम तुरंत यहां पे लिखो 2 मॉलिक्यूल लेकर के, इसमें आपको यूज होता है 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि क्वेश्चन में हीट लिखा हुआ है, तो हीट लिखा हुआ है तो एक लिख दो इस तरीके से साइक्लोपेंटानॉन, इसमें से निकालोगे ऑक्सीजन। दूसरा मॉलिक्यूल लिखोगे साइक्लोपेंटानॉन, जिसमें से बगल वाले कार्बन से मतलब अल्फा एच निकालोगे 2, तो एक मॉलिक्यूल में से निकाल दिया हम लोगों ने ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल में से निकाल दिया 2 अल्फा एच, एक ही साथ 2 अल्फा एच को आपको निकाल देना है, ठीक है। अब H2O निकालने के बाद जो बचता है उसको हम लोग आपस में कपलिंग कर देंगे, तो ये रिंग दोनों आपस में कंबाइंड करेगा और यहां तो दिखा देते हैं C डबल बॉन्ड O। तो ध्यान दीजिएगा इस तरीके से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 78 का आंसर यहां पे सेकंड आ जाएगा स्टूडेंट। तो डायरेक्ट इस तरीके से सॉल्व करना सीखो, जब भी साइक्लोपेंटानॉन साइक्लोहेक्सानॉन कुछ भी दिया हुआ है, एक मॉलिक्यूल में से निकाल दो ऑक्सीजन, दूसरे में से C डबल बॉन्ड O के बगल में से 2 अल्फा एच को निकाल करके आपस में कंबाइंड कर दो, आंसर अपने आप आ गया, 72 का आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये तो और आसान है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो जैसे आप इसका रिडक्शन करते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के हेल्प से, तो सबसे पहले देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो 2 कार्बन का है, इसके ऊपर हम लोग डालते हैं लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का जब रिडक्शन करता है स्टूडेंट, तो रिडक्शन करने के बाद उसको कन्वर्ट करता है प्राइमरी अल्कोहल में। किसमें करता है, प्राइमरी अल्कोहल में 1 डिग्री में। तो तुमको सबसे पहले इसमें इसको कन्वर्ट कर लेना है प्राइमरी अल्कोहल में, इस तरह से लिख देना है प्राइमरी अल्कोहल। और फिर देखो जब तुम प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो पीसीसी के द्वारा, तो पीसीसी के द्वारा जानते हो पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट क्या बनता है, एल्डिहाइड, तो इसका ऑक्सीडेशन करा दो तो एल्डिहाइड बनता है यहां पर, क्योंकि ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके पीसीसी की हेल्प से बना दिया हम लोगों ने एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड का रिएक्शन किसके साथ है, HCN के साथ, और यहां पर OH- जो होता है स्टूडेंट वो कैटलिस्ट का काम करता है, ये बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है, बेस कैटलिस्ट होता है। तो इसमें आप शॉर्टकट में बनाओ तो डायरेक्ट यहां पे दिखा देता हूं, HCN को ब्रेक कर दो और CN- जाएगा CO के ऊपर और यहां O- के ऊपर H+ जाएगा, तो O- के ऊपर H+ गया तो ये हो गया OH और ये हो गया CN, इसको हम लोग कहते हैं साइनोहाइड्रिन, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता है एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। सेकंड ऑप्शन आ रहा है, और कोई ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा है, देख सकते हो। फॉर द गिवन
सीक्वेंशियल रिएक्शन द प्रोडक्ट जेड एज, जेड के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्या होगा तो देख सकते हो, पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करेगा, बनेगा प्राइमरी अल्कोहल, और इस प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा एसिटल्डिहाइड। एससीएन के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा सीएन माइनस कार्बन पे H प्लस O- के ऊपर, ये एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन कर देता है। सेकंड ऑप्शन आ जाएगा बड़े आराम से, CH3 CH OH एंड CN, और कोई मैच नहीं कर रहा है और सब गलत है। नेक्स्ट देखो 79 के बाद नेक्स्ट आते हैं 81, ये भी आसान क्वेश्चन है। देखो इथाइल ब्रोमाइड जो दिया हुआ है इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो सबसे पहले हम लोगों को इथाइल ब्रोमाइड लिखना है, इसके जो रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट वो करवाना है एल्कोहलिक KOH के साथ। एक बात ध्यान रखना, जहां कहीं भी आपको लिखा हुआ रहे प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी या टर्सरी, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कुछ भी रहे, उसका रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH के साथ होता है स्टूडेंट, तो एल्कोहलिक KOH के साथ पाथवे होता है रिएक्शन का E2 होता है E2। मतलब ये जो K प्लस और OH माइनस है, K प्लस जहां से Br माइनस को निकालता है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से OH माइनस एक H प्लस को 1 H प्लस को निकालता है, तो एक बाहर करोगे इसमें तुम KBr को, एक बाहर करोगे H2O को, फॉर्मेशन जो करते हैं वो इथीन का फॉर्मेशन करेगा। 2 कार्बन का तो है ही यहां पर दिया हुआ हमको एल्काइल हैलाइड। फर्दर इसका Br2 के साथ रिएक्शन है स्टूडेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है यहाँ पे साइक्लिक हेलोनियम आयन इंटरमीडिएट बनता है। तो एक ब्रोमीन यहाँ ऐड करोगे और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड करोगे एंटी एडिशन के द्वारा। उसके बाद तुमको साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि KCN जो है ना वो KCN एक्सेस है, तो एक्सेस है तो क्या होगा, दोनों ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा ना, तो दोनों ब्रोमीन को रिप्लेस कर देते हो CN माइनस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा। ओके, और फर्दर एक स्टेप और लिखा हुआ है सेकेंड दे करके, वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस है। तो ध्यान रखिएगा, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में जरूर पढ़ाई किया होगा कि जब भी कहीं हम लोग साइनाइड का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, मतलब ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होकर के क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या करना है, ये CH2 एंड CH2 जहां है रहेगा, ये CN कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, और ये भी CN कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? फर्स्ट ऑप्शन तो गया, नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होने वाला है, थर्ड भी नहीं होने वाला है, इसका आंसर यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो है फर्स्ट स्टेप है कि जब भी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एल्कोहलिक KOH के साथ होता है स्टूडेंट, वहां पर E2 होता है, बनेगा एल्केन। उसके बाद हेलोजिनेशन होता है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पे नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होकर के विशनल डाइहैलाइड बनेगा। फिर KCN एक्सेस है तो दोनों Br को रिप्लेस करके CN आएगा, और फिर उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन बड़े आराम से हो सकता है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 का तो 4 हो गया आंसर। 81 के बाद आपको आ रहा है 82। डायरेक्ट एनसीईआरटी में जो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में एरो देख करके देखोगे, एरो देख करके आपको दिया हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, वहीं से लिया गया है स्टूडेंट। तो सबसे ज्यादा एसिडिक यहां पर कौन सा होगा? CF3COH, साफ साफ दिख रहा है। 2 ही ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जहां पर कि CF3COH सबसे ज्यादा एसिडिक दिया है, वो 1st एंड 4। ये तो क्लियर हो गया कि आंसर जो होगा इसका वो साफ साफ दिख रहा है कि 1 हो जाएगा। तुम कहोगे कि सर आपने इस बात को कैसे पकड़ लिया? अरे CF3 है, CF3 में सबसे ज्यादा यहां पर -I लगता है ना, क्योंकि डिस्टेंस देख रहे हो, यहां भी सेकंड कार्बन पे 3 फ्लोरीन है, यहां पे सेकंड कार्बन पे 2 क्लोरीन है। इसका मतलब है कि 3 फ्लोरीन है। तो सबसे पहले आप DNP रूल का नाम सुना होगा, DNP डिस्टेंस नंबर पावर, तो डिस्टेंस दोनों में सेम हो गया। यहाँ पे 3 फ्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो 3 फ्लोरीन होने के कारण उसका -I का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो साफ साफ दिख रहा है कि CF3 का -I ज्यादा होगा CaCl2 से। और CF3 के बाद और कोई ऐसा -I वाला ग्रुप है नहीं यहाँ पर, तो CF3 फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, सॉरी 4 ऑप्शन में। उसके बाद आपको यहां पर इसमें दिया हुआ है एसिटिक एसिड, और यहां दिया हुआ है CaCl2, और यहां CaCl2 बाद में दिया है। तो ऐसे तुमको पता चल जाता है कि मिथाइल शो करता है क्या +I ना, और ये CaCl2 क्या शो करता है -I, तो CaCl2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा ना। तो साफ साफ आसानी से इसको आप समझ सकते हो, पकड़ सकते हो आंसर क्या होगा। मैं एक ऑर्डर लिख देता हूं एनसीईआरटी के मुताबिक। सबसे ज्यादा एसिडिक जो हो जाता है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हो जाता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ओके। उसके बाद एक क्लोरीन कम हो गया तो CaCl2COOH यानी कि डाइक्लोरोएसिटिक एसिड। उसके बाद हो जाता है 2 नाइट्रो एसिटिक एसिड, ये होते हैं। उसके बाद यहां पे आपको दिखेगा 2 साइनो
एसिटिक एसिड। उसके बाद दिखेगा 2 फ्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद दिखेगा 2 क्लोरो एसिटिक एसिड। उसके बाद होगा स्टूडेंट 2 ब्रोमो एसिटिक एसिड। यहां तक बहुत आसान है। डीएनपी रूल को अप्लाई करोगे, माइनस आई का मैग्नीट्यूड यहां पर घटते चला जा रहा है। CF3 का माइनस आई ज्यादा होता है CCl3 से, CCl3 का माइनस आई ज्यादा होगा CSCl2 से, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस सेम हो रहा है ना, तो डिस्टेंस सेम हो रहा है तो नंबर को प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो CSCl2 में 2 क्लोरीन है, इसलिए उसका माइनस आई का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है 1 NO2 से, क्योंकि डिस्टेंस के बाद नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यही कारण है कि CSCl2 का माइनस आई ज्यादा होता है NO2 से, फिर होता है CN का, फिर फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट अब आता है, अब इसके बाद आता है स्टूडेंट फॉर्मिक एसिड। लेकिन अगर क्लोरीन 3rd पोजीशन पे होता है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम हो जाते हैं। तो उसके बाद आता है 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड। और 3 क्लोरोप्रोपानोइक एसिड के बाद यहां पर जो नंबर आता है वो 2 फिनाइल एसिटिक एसिड अब आता है। उसके बाद ये एसिटिक एसिड आएगा, क्योंकि एसिटिक एसिड के केस में यहां पे लगता है प्लस आई, और सबसे कम एसिडिक जो होते हैं ना स्टूडेंट, वो हो जाता है प्रोपानोइक एसिड। ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहीं से एनसीईआरटी से क्वेश्चन को लिया गया है। ठीक है, तो एक तुमको ये हो गया जहां पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, नंबर 1 ये दिया है, नंबर 2 उसके बाद तुमको दिया है फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड हो गया ये नंबर 3, और फिर उसके बाद हो जाएगा नंबर 4, और ये हो जाएगा नंबर 5। तो देख लो 1 2 3 4 5, ऐसा ही तो सीक्वेंस में देखोगे। CF3COH, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, 2 फिनाइल एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड। बात खत्म। इस तरीके से तुम माइनस आई के आधार पे देख सकते हो। 82 का आंसर 1 हो जाएगा। मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि जितना भी एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है ना, जो एसिडिक स्ट्रेंथ चाहे बॉक्स में दिया हुआ है पीके वैल्यू देकर के, चाहे आपको एरो देकर के लिखा हुआ है चैप्टर में, बेसिक स्ट्रेंथ में जाते हो एमाइन चैप्टर में, तो वहां भी बॉक्स में पीकेबी का वैल्यू देकर के दिया हुआ है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एग्जांपल, उसको आप जरूर समझिए, उसको पढ़िए, और हो सके तो उसको पूरी तरह से याद कर जाइए। क्वेश्चन डायरेक्ट वहीं से आते हैं नीट एग्जाम में, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट बना दोगे। ठीक है, अच्छे से इसको आप तैयार करो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 82 के बाद 83, द रिएजेंट which doesn't react with both acetone and benzaldehyde। कौन ऐसा है जो दोनों के साथ रिएक्शन नहीं करता है? देखो NaHSO3 के साथ तो दोनों रिएक्शन करेगा, तो ये तो होगा नहीं। NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों रिएक्शन करता है। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ दोनों रिएक्शन कर लेगा, बेंजल्डिहाइड भी कर लेगा और एसीटोन भी कर लेगा। फेलिंग्स के साथ दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि जानते हो कि फेलिंग टेस्ट सिर्फ एलिफैटिक एल्डिहाइड देता है, और बेंजल्डिहाइड जो हो गया वो एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट नहीं देता है, और एसीटोन तो कीटोन हो गया, तो एसीटोन भी नहीं देगा, क्योंकि कीटोन है, तो कीटोन तो टॉलेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट दोनों नहीं देता है। तो ये फेलिंग सॉल्यूशन के द्वारा एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों में से किसी का रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड है और ये तो कीटोन है एसीटोन। कीटोन और एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्शन नहीं करता है फेलिंग रिएजेंट के साथ, और ग्रेनाड एजेंट के साथ दोनों रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का भी और एसीटोन का भी। तो 83 का आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HI के साथ। देखो इसको मैं ओपन करके आपको बता देता हूं किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट ऐसे इसको ओपन करो। पहले ये आपको दिख रहा होगा बीच में एक कार्बन है, इसके ऊपर 3 मिथाइल है, तो 3 मिथाइल को हम लोगों ने यहां पे रख दिया। उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहली बात आप जानते हो कि जहां कहीं भी किसी एल्कीन या एल्काइन का रिएक्शन, कोई भी एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, उसका रिएक्शन अगर HI, HBr या HCl के साथ दिया हुआ है, उसमें मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन यहां पे तुमको डायरेक्ट मार्कोनी कैप्सूल नहीं लगेगा, यहां पर कार्बोकटायन इंटरमीडिएट बना करके उसका रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो पहले H+ को मैं वहां ऐड करता हूं जहां पर H का संख्या ज्यादा है। तो H+ को जब मैंने ऐड किया जहां H का नंबर ज्यादा है ना, तो कार्बोकटायन वहां बना जहां H का नंबर कम है, इस तरीके से बना। लेकिन ये कार्बोकटायन कितना डिग्री है? 2 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को करना जो पड़ेगा 1,2 मिथाइल शिफ्ट, बिल्कुल आपको ध्यान देना है, और इस मिथाइल को यहां पे आपको शिफ्ट करना है। तो लेस स्टेबल कार्बोकटायन से मोर स्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन कर देगा। CH3 2 हो गया, ये CH+ के ऊपर CH3 एंड CH3 हो गया, और अब इसके ऊपर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, जो न्यूक्लियोफाइल यहां पर आपने बचा के रखा है I- को,
वही I माइनस इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के ऊपर अटैक करते हैं तो 2-आइडो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर देगा। देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तो इस पे 2 मिथाइल, उसके बाद यहाँ पे CH3 CH2I गया काम से, ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि CH2I हो गया। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। देखो गौर से, इस पे 2 मिथाइल है, उस पे आयोडीन और फिर CH और मिथाइल, ये तो होगा नहीं क्योंकि 3 मिथाइल है, ये तो गया काम से। और फोर्थ ऑप्शन होगा नहीं। 84 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओ और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करा करके कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पहले बनाओ, फिर मिथाइल शिफ्टिंग करके मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना करके 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो मोर स्टेबल होता है, और जितने भी मोर स्टेबल इसका कार्बोकैटायन होगा वही बनाता है मेजर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हमको बताना होता है तो मेजर प्रोडक्ट को ही बताना होता है। ठीक है, इस तरीके से आंसर ला सकते हो। 84 के बाद नेक्स्ट आते हैं द विनाइलिक हैलाइडेज। देखो विनाइलिक किसको कहते हैं ना, विनाइलिक तब कहोगे जहां कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा हेलोजन, इसको विनाइलिक कहेंगे। और जहां कहीं अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड sp3 कार्बन है, कौन सा sp3 कार्बन, उसके साथ अगर हेलोजन है तो इसको हम लोग अब कहते हैं एलाइलिक। तो ध्यान रखिएगा, विनाइलिक कहते हैं जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होगा। तुम कहोगे सर यहां भी तो अटैच्ड है, इसको नहीं कहेंगे क्या? नहीं, इसको नहीं कहेंगे, इसको हम लोग यहां पर कह देंगे। इसके केस में जो हो जाएगा वो हेलोएरिन्स हो गया, ये हेलोएरिन्स हो गया। ठीक है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है लेकिन ये बेंजीन है, ठीक है ना, बेंजाइलिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग नहीं कह सकते, ये बेंजीन का केस हो गया, ये हेलोएरिन्स हो गया, इसको विनाइलिक नहीं कहोगे। विनाइलिक ये हो गया, इसके केस में फोर्थ वाले को कहेंगे। ठीक है, ये तो हेलोएरिन्स में आ जाएगा और ये आ जाएगा तुमको एलाइलिक में आ जाएगा। तो इसको तुम नहीं कह सकते हो विनाइलिक। विनाइलिक ये होगा जहां पे एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, वो हो जाएगा विनाइलिक हो जाएगा। ओके, उसके बाद देखो व्हिच विल शो आइडोफॉर्म रिएक्शन, इनमें से कौन आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करता है? तो आइडोफॉर्म के लिए आपको पिछले भी टेस्ट जो हुआ था उसमें भी आपको कहा था कि C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्टली अटैच्ड होना चाहिए मिथाइल, लेकिन R के जगह पे क्या क्या हो सकता है? H हो सकता है, एल्काइल हो सकता है, या फिर यहां पर हम लोगों को फिनाइल हो सकता है, या फिर इसमें साइक्लो एल्काइल हो सकता है, ये सब हो सकता है। लेकिन कहा था कि R इक्वल टू नहीं होना चाहिए, कौन कौन? OH नहीं होना चाहिए, या हेलोजन आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन ये सब नहीं होना चाहिए, या फिर एमाइड नहीं होना चाहिए, NH2 नहीं होना चाहिए, या फिर एसिड एनहाइड्राइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए इसके केस में, ये सब आपको कहा था। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड में आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं होता है, एमाइड में तो होता ही नहीं है। उसके बाद फॉर्मल्डिहाइड है तो फॉर्मल्डिहाइड में तो C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है नहीं, मात्र एक एसिटल्डिहाइड ऐसा है स्टूडेंट जहां पे एसिटल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है, यही यहां पर आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है पॉजिटिव। ठीक है, एमाइड में और कार्बोक्सिलिक एसिड में, चाहे एसिड हैलाइड में, चाहे एसिड एनहाइड्राइड में, भले C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल होता है, आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव होगा। उसी प्रकार से अगर आप बीटा डाइकीटोन, ध्यान रखिएगा, अगर इस प्रकार से कीटोन भी आपको दिया हुआ है C डबल बॉन्ड O बीच में लेकिन CH2 है, और ये बीटा डाइकीटोन को देखोगे तो C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल है, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट इसका नेगेटिव होता है क्योंकि बीच वाला जो ये CH2 है वही ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इसमें इसी के साथ रिएक्शन हो जाता है बेस का, इसके साथ रिएक्शन नहीं हो पाता है और आयोडीन यहां पर ऐड होता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट बीटा डाइकीटोन में भी नेगेटिव होता है C डबल बॉन्ड O के साथ मिथाइल होने के बावजूद भी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको देखना अच्छे से। 95 में द कॉमन नेम ऑफ 3 मिथाइल फिनॉल इज, बहुत आसान है, इससे आसान तो कुछ होता ही नहीं है। 3 मिथाइल फिनॉल ये हो गया, तो 3 मिथाइल फिनॉल को हम लोग क्या कहते हैं? मेटा क्रिशॉल कहते हैं। तो रिसोर्ट सिनॉल तो होता नहीं, क्विनॉल तो होगा नहीं, उसमें 2 OH होता है, हाइड्रोक्विनॉन में भी OH होता है ना, ये मेटा क्रिशॉल इसको कहेंगे। तो 95 का आंसर यहाँ पे आपको 4 हो जाएगा, बहुत आसानी से, डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद देखो 95 के बाद आते हैं 98 अमॉन्ग द गिवन स्पीसीज द टोटल नंबर ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ए, जो भी -M ग्रुप होगा, जो स्ट्रॉन्ग -I और -M होगा वो होता है रिंग डीएक्टिवेटर और मेटा डायरेक्टिंग होता है। देख लो, अरे इसमें तो +M शो करने वाला ग्रुप है, जिसके फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है
वो तो प्लस एम शो करता है, वो हो जाएगा वहां पर ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग, ये होगा नहीं क्योंकि ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग है। NO2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस एम शो करता है। CN हो जाएगा क्योंकि माइनस एम शो करता है। मिथाइल प्लस आई एज वेल एज हाइपर कंजुगेशन शो करता है, इसलिए वहां पर ये एक्टिवेटर होता है और ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, NHCOCH3 में लोन पेयर है तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके केस में आपको ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, लोन पेयर है। C डबल बॉन्ड O R कहने का मतलब ये हुआ। ओके, तो ये हो जाएगा क्योंकि माइनस एम शो करता है तो माइनस एम वाला मेटा डायरेक्टिंग होता है। ये OH प्लस एम शो करता है तो ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग होगा, तो होगा नहीं। कार्बोक्सिलिक एसिड बिल्कुल C डबल बॉन्ड O है, माइनस एम शो करता है, तो जो भी माइनस एम शो करता है तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो कितना हो गया 1 2 3 और 4। तुम कहोगे सर क्लोरीन का क्या हाल है? क्लोरीन जानते हो ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट जब देखते हैं तो ओरिएंटेशन ऑफ प्रोडक्ट देखने में उसका हम लोग प्लस एम कंसीडर करते हैं, जिसके कारण कि क्लोरीन का एक वीकली डीएक्टिवेटर है। डीएक्टिवेटर होने के बावजूद भी ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देता है क्योंकि यहां पर माइनस आई को ज्यादा कैंसिल आउट करता है इसका प्लस एम। कहां? ऑर्थो एंड पारा पे। ऑर्थो एंड पारा पे माइनस आई को कैंसिल किया जाता है क्लोरीन के प्लस एम के द्वारा, इसलिए ऑर्थो पारा पोजिशन बिकम्स लेस डीएक्टिवेटेड और इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पारा पे ही जाता है जब क्लोरोबेंजीन होता है। तो इसमें 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर 98 का 1 हो जाएगा। और मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। विनाइलिक में इसको ध्यान रखिएगा बच्चों, इसके केस में ये हेलो एरिन्स है, बेंजाइलिक वगैरह मत कहिएगा, बेंजाइल तो दूसरा हो गया, इसमें हेलो एरिन्स हो गया, तो विनाइलिक इसको भी मत कहना, ये हेलो एरिन्स में आ जाएगा। और इसमें आपको जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हेलोजन होगा तब उसको कहते हैं हम लोग विनाइलिक। ओके, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा उसके केस में। अब आते हैं, ये सब क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तो अब देखो जितने भी क्वेश्चन इस तरह से आप लोगों को दिए हुए रहते हैं, आपको देख करके लग रहा होगा कि एनसीईआरटी पे ज़्यादा हम लोगों को काम करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। और नीट का जो पैटर्न है पिछले कम से कम 5-7 साल से पूछने का, वो यही रहा है कि ज़्यादा फोकस किया जाता है जो एपेयरिंग कैंडिडेट होते हैं, जो इस बार 12th एग्जाम देने वाले होते हैं, उसके सपोर्ट के लिए ज़्यादा काम करता है सिस्टम, उसके लिए ज़्यादा सोचता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से रखा जाता है कि उसको परेशानी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर एपेयरिंग वाले जो 12th एग्जाम देने वाले हैं इस बार वो एनसीईआरटी को पढ़ाई करते हैं। तो आपको भी यही काम करना है, एनसीईआरटी पे फोकस करना है हर एक सब्जेक्ट में। और जितने भी हम लोग आपको क्वेश्चन देते हैं आप देखते होंगे एनसीईआरटी को ही आपको यहाँ पर बेसिस बनाया जाता है, और कुछ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी को समझाने के लिए साइड से बस थोड़ा बहुत हिंट दिया जाता है, जो थोड़ा बहुत बाहर से क्वेश्चन रहता है तो उसको सिखाने के लिए दिया जाता है। आपको एनसीईआरटी को फोकस करना है, एग्जाम्पल एक्सरसाइज इन टेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से आपको सॉल्व करना है, और जितने भी मॉड्यूल में भी क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी वाला आपको बना करके दिया गया है एनसीईआरटी से क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।